हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नॉलेज डेब्यू में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट और केवीएस एग्जाम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने वाले हैं और वे 3 टॉपिक्स हैं नृत्य, जिसमें कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, और दूसरा टॉपिक हो जाएगा प्रमुख त्योहार, जिसमें हम भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रमुख त्योहारों के विषय में जानेंगे, और तीसरा टॉपिक हो जाएगा राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण भाषाएं, जिनको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप सीटेट में और केवीएस में अगर कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक्स से रिलेटिव आ जाएगा तो आप जरूर सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक्स मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, तो उन्हीं पे आधारित ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी सभी 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे कठिन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी ने कुल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। वहीं भारत के संस्कृति मंत्रालय ने 8 शास्त्रीय नृत्यों के साथ छऊ नृत्य को शामिल करके कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध है, और उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि इनसे प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो कि हमने अभी देखा, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अभी आपको पता चला कि कुचिपुड़ी सबसे कठिन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। दूसरा है कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। तीसरा है कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है। अब यहीं पर आप एक चीज जान लीजिए कि जब भी प्रश्न पूछा जाता है कथक और कथकली से, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कथक केरल का है या फिर उत्तर प्रदेश का है, और कथकली केरल का है या उत्तर प्रदेश का है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप जान लीजिए। जिसे आप कथक पढ़ते हैं उसे आप अगर कथक करके पढ़ें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है, क्योंकि इसमें भी ता और उत्तर प्रदेश में भी ता, दोनों को मिलाकर आप आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर कथकली आ जाता है तो कथकली को भी आप आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि कथकली के भी लास्ट में आता है ला और केरल के भी लास्ट में आता है ला। तो इससे आप मिलाकर इसे याद रखिएगा कि कथकली का संबंध है केरल से और कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो इसे आप याद रखेंगे। चौथा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का भी संबंध केरल राज्य से है। यह भी केरल राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसे अभी आप याद रखिएगा कि केरल से 2 शास्त्रीय नृत्यों का संबंध है, एक कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। 5वां शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, इसको भी देख लीजिए कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें किसी भी शास्त्रीय नृत्य में ता नहीं आता है, लेकिन भरतनाट्यम में भरत में ता आता है, और तमिलनाडु में भी तमिलनाडु की शुरुआत भी होती है ता से। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। आप इसे इस तरह से पहचान सकते हैं। 6वां शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी को आप आसानी से जान सकते हैं कि यह ओडिशा से संबंधित है। इसमें तो कोई ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह इसके नाम से ही संबंधित है। 7वां शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी भी मणिपुर से संबंधित है। यह भी बहुत ही आसान है। 8वां शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया इसे याद रखिएगा कि यह असम राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। और 9वां शास्त्रीय नृत्य, जिसे कि भारत के संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, यह 3 राज्यों में किया जाता है, यानी यह 3 राज्यों से संबंधित है। पहला राज्य है झारखंड, दूसरा है ओडिशा और तीसरा है पश्चिम बंगाल। देखिए, छऊ नृत्य जो है उसकी 3 प्रणालियां प्रचलित हैं, और यह तीनों प्रणालियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से की जाती हैं, लेकिन इनका नाम है छऊ नृत्य। तो इसे याद रखिएगा कि इसे भारत के संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा कि भारत के संस्कृति मंत्रालय ने 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, और वहीं संगीत नाटक कला अकादमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है।
अब जान लीजिए कि इससे प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। जैसे अगर 4 नृत्य दे दिया जाएगा और उससे आपसे उसमें से 3 कोई शास्त्रीय नृत्य होंगे और एक लोक नृत्य को शामिल कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, किसी शास्त्रीय नृत्य का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा यह शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न बन सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि पूछ लिया जाए कि संगीत नाटक कला अकादमी ने कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो आपको पता चल चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे लोक नृत्य के बारे में। तो लोक नृत्य के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि पूरे भारत में कई प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो सभी आपको नहीं रटने हैं, ना ही सभी को याद करने की जरूरत है। कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जिनसे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं को आपको देखना, और ये एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, तो इसलिए इन्हें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन है, छोलिया किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। छोलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आप चित्रों में देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, तो इसे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नृत्य पहाड़ी लोगों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसे याद रखिएगा कि छोलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अब हम राज्य में प्रचलित जो लोक नृत्य हैं उनके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य के बारे में। तो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है घंटा मर्दला। अभी हमने इस वीडियो में आंध्र प्रदेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य के बारे में जाना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। आप चित्रों में देख सकते हैं कि घंटा मर्दला किस प्रकार से किया जाता है। यह नृत्य किसी पूजा से संबंधित है, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा है असम। असम राज्य से संबंधित जो नृत्य हैं वो 2 प्रमुख नृत्य हम यहाँ जानेंगे। एक है बिहू और दूसरा है बगरुम्बा। बिहू नृत्य जो है वह बिहू नाम के एक त्योहार पर किया जाता है। आपको छोटा मोटा बता देती हूँ कि बिहू जो फेस्टिवल है फसल फेस्टिवल है, यानी कृषि से संबंधित फेस्टिवल है और इसी फेस्टिवल में बिहू नृत्य किया जाता है। तीसरा राज्य है गुजरात और इसके 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक है गरबा और दूसरा है डांडिया रास। अब आप यह तो जानते ही होंगे कि गरबा गुजरात में खेला जाता है, इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है और आपने फिल्मों में भी देखा होगा और टेलीविजन में भी देखा होगा कि गरबा गुजरात राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। और डांडिया रास याद रखिएगा कि डांडिया जो खेला जाता है वह भी गुजरात से संबंधित लोक नृत्य है। चौथा राजस्थान राज्य से संबंधित लोक नृत्य हम जानेंगे। राजस्थान राज्य से संबंधित लोक नृत्य है झूमर और कालबेलिया। देखिए झूमर नृत्य जो है यह भी आप आसानी से जान सकते हैं कि झूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा झूमर नृत्य करते हुए, राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है यह नृत्य। कालबेलिया नृत्य, इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कालबेलिया किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, तो इसे याद रखिएगा। कालबेलिया नृत्य की पिक्चर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो कालबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान में पाई जाने वाली एक कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। वास्तव में कालबेलिया जनजाति ने कालबेलिया नृत्य को पूरे भारत में प्रचलित किया है। 5वां है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंधित 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं, लावनी और तमाशा। लावनी और तमाशा दोनों ही महाराष्ट्र से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसके भी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब 6वां है जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य और वह है रऊफ दामली। एक लोक नृत्य है रऊफ और दूसरा है दामली। इसे याद रखिएगा, रऊफ और दामली लोक नृत्य का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। 7वां है मणिपुर। मणिपुर राज्य से एक प्रमुख लोक नृत्य जुड़ा हुआ है जो कि है बांस नृत्य। बांस नृत्य मणिपुर राज्य में किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि बांस जो है सर्वाधिक मात्रा में नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं और इसी कारण वहाँ एक नृत्य प्रचलित है बांस नृत्य। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बांस नृत्य किस प्रकार से लोग कर रहे हैं। 8वां राज्य है मिजोरम। मिजोरम से एक प्रमुख लोक नृत्य संबंधित है चिराओ नृत्य। आपको बता दूं कि यह जो चिराओ नृत्य है यह भी बांस के साथ ही किया जाने वाला एक नृत्य है। इसको भी आप याद रखिएगा कि चिराओ नृत्य मिजोरम से संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछा जा
चुका है, तो फिर से इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। 9वां राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित है रासलीला लोक नृत्य। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित अभी आपने एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में जाना है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, और लोक नृत्य के बारे में जान लीजिए कि रासलीला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह भी आ चुका है कई परीक्षाओं में प्रश्न। 10वां राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से संबंधित है बाउल नृत्य। इसे भी आप याद रखिएगा कि बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में आ रहा है बंगाल। बंगाल में बंगाल शब्द की शुरुआत बा से हो रहा है, और बाउल नृत्य में बाउल शब्द का शुरुआत भी बा से हो रहा है, तो इसे आप जोड़कर याद रखिएगा कि बाउल नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। देखिए, इसी तरह से आप शब्दों को जोड़कर फैक्ट्स को अपने दिमाग में आसानी से बैठा सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, जितने भी लोक नृत्य थे, राज्यों से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य थे, उनके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे राज्यों से संबंधित प्रमुख त्योहारों के बारे में। देखिए, प्रश्न इससे भी आते हैं और कई बार आ चुके हैं सीटेट में, और इस बार भी जरूर आएंगे। कई शिफ्ट में आपके एग्जाम्स हैं, तो किसी न किसी शिफ्ट में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। इवन हर शिफ्ट में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट करता है और इस बार भी रिपीट जरूर करेगा। अब हम जान लेते हैं कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन है, ओणम नामक फसल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी पंजाब, डी असम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम की तरह ही कई राज्यों में फसल त्योहार मनाया जाता है। ओणम की ही तरह पंजाब में बैसाखी नामक फसल त्योहार मनाया जाता है, और असम में बिहू नामक फसल त्योहार मनाया जाता है। अभी हमने इससे पहले देखा कि बिहू एक लोक नृत्य है जो कि संबंधित है असम राज्य से, तो उसी बिहू फेस्टिवल में बिहू नामक लोक नृत्य किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि बिहू एक फसल त्योहार है जिस पर किया जाता है बिहू नृत्य, और यह संबंधित है असम राज्य से। ये दोनों ही प्रश्न आ चुके हैं सीटेट में, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक तो ओणम और दूसरा बिहू। बैसाखी को आप पहचान जाएंगे कि बैसाखी पंजाब राज्य से संबंधित है, लेकिन इसे ओणम को और बिहू को जरूर याद रखिएगा। यह ओणम संबंधित है केरल से और बिहू संबंधित है असम राज्य से। अब हम विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रमुख त्योहारों को देख लेते हैं। तो पहला त्योहार है गणगौर। गणगौर त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में। दूसरा त्योहार है लोकरंग। लोकरंग त्योहार मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। तीसरा त्योहार है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। देखिए, गणेश चतुर्थी के बारे में आप याद रख सकते हैं कि अक्सर आप देखते हैं गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्र में गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, और गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। चौथा फेस्टिवल है डोला यात्रा या फिर रथ यात्रा। दोनों एक ही हैं, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे डोला यात्रा भी बोला जाता है और रथ यात्रा भी बोला जाता है, और यह फेस्टिवल मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा से संबंधित है डोला यात्रा या रथ यात्रा, इसे आप याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। पांचवा एक प्रमुख फेस्टिवल है पोंगल। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। देखिए, पोंगल भी एक फसल त्योहार है, तो यह भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, और जो हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश और बिहार में, वही त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में पोंगल नाम से। तो इसे आप याद रखिएगा कि पोंगल फेस्टिवल जो है वह संबंधित है तमिलनाडु से, यानी तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो इसे आप याद रखिएगा, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। छठवां त्योहार है रामनवमी। रामनवमी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसे किस तरह से आप याद रख सकते हैं कि राम भगवान की जन्मस्थली अयोध्या स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो रामनवमी भी मनाया कहा जाता होगा उत्तर प्रदेश में। सातवां फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा संबंधित है पश्चिम बंगाल से। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे भी आप याद रखिएगा, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आठवां है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्योहार है, इसे याद रखिएगा। नौवां फेस्टिवल है लोसार। लोसार त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। देखिए, यह जो प्रश्न है लोसार, लोसार बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि यह कहाँ मनाया जाता है, तो इसे आप एकदम ध्यान से रट लीजिएगा कि लोसार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। 10वां फेस्टिवल है बाहू मेला। बाहू मेला मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। इसे भी आप याद रखिएगा कि बाहू मेला
मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी जल्द ही जम्मू कश्मीर के कुछ पहाड़ी आदिवासियों को जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने आरक्षण प्रदान किया है। तो इसे आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है बाहु मेला नामक त्योहार। 11वां फेस्टिवल है हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सीटेट के लिए। सीटेट में यह कई बार पूछा जा चुका है कि हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और यह दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। 12वां फेस्टिवल है खारची पूजा। खारची पूजा जो है यह भी त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 13वां जो त्योहार है वह है छापचर कूट। छापचर कूट मनाया जाता है मिजोरम में। इसे भी आपको याद रखना होगा। देखिए ये जो प्रमुख त्योहार है इस पेज पे इसे आप जरूर रख लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आ चुके हैं। तो इन फेस्टिवल्स को आप जरूर रख लीजिएगा। 14वां फेस्टिवल है यसांग त्योहार। यसांग त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। इसे तो आप जरूर याद रखिएगा कि यसांग त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में क्योंकि यह पूछा जा सकता है और आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे आप जरूर रख लीजिएगा। यसांग त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। और 15वां फेस्टिवल है करम त्योहार। करम त्योहार मनाया जाता है झारखंड राज्य में। तो देखिए आपको हमने इसमें 15 फेस्टिवल्स के बारे में बताया है। आपको यह पूरे तरीके से रटा होना चाहिए और इससे प्रश्न कई बार सीटेट में आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब हम जान लेते हैं विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रमुख भाषाओं के बारे में। कौन सी भाषा किस राज्य से संबंधित है क्योंकि इससे भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो कई बार प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं ए 7, बी 14, सी 22, डी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिए इससे आप दो चीज याद रखेंगे। एक तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो आपको बताना होगा कि 8वीं अनुसूची। और यह भी पूछा जा सकता है कितनी भाषाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो 22 भाषाओं का। यह भी याद रखेंगे। जो मूल संविधान बना था भारत का उसमें 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन्हीं 22 भाषाओं में से 6 भाषाओं को संविधान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है देख लेते हैं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उड़ीसा को संविधान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए 22 भाषाओं के बारे में बताने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आप इसे कहीं से भी देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन हम उन भाषाओं के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम उनके राज्य के नाम से इतर होता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे गुजरात में बोली जाती है गुजराती, महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी और बंगाल में बोली जाती है बंगाली। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता पाएंगे कि मलयालम कहाँ और किस राज्य में बोली जाती है। तो इसी तरह के प्रश्नों को हम जान लेते हैं। तो पहली भाषा है डोगरी। डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। देखिए डोगरा लोग ज्यादातर रहते हैं जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। दूसरी भाषा है बोडो। बोडो भाषा बोली जाती है असम राज्य में। देखिए बोडो भाषा बोली जाती है असम राज्य में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि असम राज्य से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है और कौन सा लोक नृत्य है जो अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया। आपको कमेंट करके बताना है कि असम राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तीसरी भाषा है संथाली। संथाली भाषा बोली जाती है झारखंड में। अब संथाली भाषा जो बोली जाती है उसे संथाल लोग ज्यादातर बोलते हैं। संथाल एक जनजाति है जो कि झारखंड में निवास करती है। तो संथाल जनजाति द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। इसे आप याद रखिएगा। संथाली बोली जाती है झारखंड में क्योंकि संथाली लोग रहते हैं झारखंड में। क्योंकि यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा कि झारखंड राज्य से संबंधित है संथाल जनजाति और वही बोलती है संथाली भाषा। चौथी भाषा है मैथिली। मैथिली भाषा बोली जाती है बिहार में। इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। मिथिला पड़ता है बिहार में, ठीक है। तो मैथिली भाषा जो बोली जाती है वो बिहार में बोली जाती है। पांचवी भाषा है कोंकणी। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। इसे भी आप याद रखिएगा। कोंकणी यह भी पूछ लिया जाता है और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोंकणी गोवा में बोली जाती है कि कर्नाटक में बोली जाती है। तो इसे आप विशेष तौर पे याद रखिएगा कि कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। अब देखिए 6वीं भाषा है कन्नड़ और कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। लोग कंफ्यूज रहते हैं कन्नड़ और कोंकणी में, लेकिन आपको इसे याद रखना है कि कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। देखिए कन्नड़ में भी ना आ रहा है और कर्नाटक
में भी ना आ रहा है तो कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। अभी हमने आपसे जिक्र किया था मलयालम भाषा का, तो देखिए मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में, इसे भी आप याद रखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि केरल से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। जो हमने बताया था आपको कि 2 शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित हैं, और कौन सा लोक नृत्य केरल से संबंधित है, यह भी आपको बताना है। कमेंट करके आप बताइए। 8वीं भाषा है तेलुगु। तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, इसे भी आप याद रखिएगा। हाँ, और आपसे भी मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था कि आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यह भी आपको बताना है। कमेंट करके इसे भी बताइए। कुडुख भाषा। कुडुख भाषा बोली जाती है झारखंड में। देखिए यह प्रश्न सीटेट में आ चुका है और इस बार भी इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसे आप याद रखिएगा अच्छे से कि कुडुख भाषा बोली जाती है झारखंड में। हमने आपको बताया कि संथाली बोली जाती है झारखंड में, उसके साथ ही कुडुख भाषा जो कि एक जनजाति द्वारा बोली जाती है वह भी बोली जाती है झारखंड में। तो कुडुख भाषा और संथाली भाषा दोनों ही झारखंड में बोली जाती है। 10वीं भाषा है नेपाली। देखिए नेपाली भाषा नेपाल में तो बोली ही जाती है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, तो नेपाल से लगे हुए इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में नेपाली भाषा बोली जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, सीटेट के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें संविधान में भाषा की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अब हम उन्हें भी जान लेते हैं। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं ए 18वें संविधान संशोधन, बी 21वें संविधान संशोधन, सी 30वें संविधान संशोधन, डी 35वें संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21वें संविधान संशोधन। अर्थात 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित उपबंध किया गया है। इसी भाग के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अब हम जान लेते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया। तो सर्वप्रथम सन 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन को करके सिंधी को भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फ्रेंड्स, आप इन तीनों ही फैक्ट्स को याद रखिएगा क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन इस बार की सीटेट एग्जाम में 28 और 29 तारीख के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो प्लीज आप इस तीनों ही फैक्ट को याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मोर वीडियोज के लिए। धन्यवाद।